स्वागत है आपका वन शॉट लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग पूरे 12th क्लास के फिजिक्स के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अक्सर पूछे ही जाते हैं। चलिए पहले सवाल पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला सवाल आपके लिए है। यहाँ पे ध्यान दो कि पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं। देख लो कितना बार रिपीटेड सवाल है ये। याद रखना जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं या पीएन संधि डायोड कहते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। याद रखिएगा आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम मीटर। क्या होता है जी? इसका ऐसा ही मात्रक कूलॉम मीटर। अगला है आपका कि लॉरेंज बल क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखना कि जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा हो जहां विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो तो आवेशित कण पे क्रियाशील कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। यदि कोई वस्तु ऐसे क्षेत्र में हो जहां पे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो तो आवेशित कण पे लगने वाला जो बल होगा उसे लॉरेंज बल कहते हैं। रंगीय विपथन त्रुटि कैसे कम किया जाता है? याद रखिए रंगीय विपथन त्रुटि को दो समतल उत्तल लेंस का उपयोग करके कम किया जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखें। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखना। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का योग परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल की योग के बराबर होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए शर्तों को लिखें। याद रखिएगा पहला शर्त है कि प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। और तीसरा शर्त याद रखिएगा दोनों कला संबंध स्रोत एक दूसरे के काफ़ी करीब होने चाहिए। अल्फा कण के गुण को लिखें। अगला सवाल आपके लिए है कि अल्फा कण के गुण को लिखें। तो इस पर धनात्मक आवेश +2e के बराबर होता है। दूसरा, इसका भेदन क्षमता कम होता है। और तीसरा गुण इसका है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाता है। भूतरंग क्या है? सवाल आपके लिए है कि भूतरंग क्या है। तो भूतरंग संचार में रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंगों को ही हम लोग भूतरंग कहते हैं। मृगमरीचिका क्या है? तो गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है तो उस स्थान पर जलाशय होने की संभावना होती है। जलाशय के इस दृष्टि भ्रम को मृगमरीचिका कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट अनावेशित रहता है। इसको पहले प्लेट के नज़दीक लाने पर यह आवेशित हो जाता है जिससे पहले प्लेट का विभव घटता है और दूसरे प्लेट पर अधिक आवेश संचित हो जाता है। यही इसकी भूमिका है। स्वप्रेरण को परिभाषित करें। तो किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तो इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण नाम देते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है और क्यों? तो याद रखना आप कि जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाती है। क्योंकि यह अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है जिससे कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है। आकाशीय तरंगे क्या है? याद रखना उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को ही हम लोग आकाशीय तरंग कहते हैं। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को ही हम लोग आकाशीय तरंग कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो याद रखना कि वर्ण विक्षेपण क्षमता को कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात को हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। चालक का प्रतिरोधकता क्या है? तो चालक का प्रतिरोधकता चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंगाग्र को परिभाषित करें। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे सभी कोणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुणों को लिखे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुणों को लिखे। पहला गुण यहाँ पे है आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा गुण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता को परिभाषित करें। याद रखना, जब परिपथ से अल्प धारा प्रवाहित होने पर भी बहुत अत्यधिक विक्षेप उत्पन्न होता है तो धारामापी की सुग्राहिता कहा जाता है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, किसी अवरोध के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किसी अवरोध के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। भंवर धारा से आप क्या समझते हैं? तो किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित चक्रीय धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं भंवर धारा। व्योम तरंग क्या है? तो वैसे रेडियो तरंग जो पृथ्वी के आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, व्योम तरंगे कहलाती है। चालक की धारिता को परिभाषित करने वाले दो कारक लिखिए। तो चालक की धारिता चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, पहला कारक हो गया। दूसरा याद रखिएगा, चालक की धारिता चालक के माध्यम से प्रभावित होता है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। तो ये तो आपका हो ही गया। अगला सवाल देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो नेत्र लेंस की आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता को हम लोग आंख की समंजन क्षमता कहते हैं या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। विद्युत अनुनाद को समझाइए। तो किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को हम लोग अनुनाद कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में पृथ्वी की प्रतिबाधा मूलतः उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। आभासी नमन से आप क्या समझते हैं, या आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे कोण लगा लीजिएगा। आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के अलावा किसी अन्य याम्योत्तर में नमन कोण के मान को ही हम लोग आभासी नमन कोण कहते हैं। द्विआधारी अंक पद्धति समझाइए। तो द्विआधारी अंक पद्धति में दो अंक 0 और 1 प्रयोग में लाए जाते हैं। चूंकि इस पद्धति में दो अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, अतः इस पद्धति का आधार हम लोग 2 लिखते हैं। जैसे में हमको लिखना पड़े द्विआधारी पद्धति में तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 0 1 1, यहाँ पे 2 आधार में लगा देंगे। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर 1 + d/f है। इस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी f जितनी कम होगी लेंस की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। कार्बन डेटिंग क्या है? तो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना। यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित होता है। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है। फैराडे किसे कहते हैं? 1 फैराडे किसे कहते हैं? तो किसी चालक की धारिता को 1 फैराडे तब कहा जाता है जब इसके विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। एम्पियर का परिपथ नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा तथा निरपेक्ष पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। जूल का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I का वर्ग और चालक का प्रतिरोध R एवं समय t पर निर्भर करता है। धारा घनत्व क्या है? तो किसी चालक के धारा घनत्व को चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। J बराबर फॉर्मूला होता है I/A। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा घनत्व कहलाती है। J बराबर I/A। नारंगी और पीले रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बताएं। तो नारंगी का कलर कोड होता है 3 और पीला का कलर कोड होता है 4। चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें। इसका ऐसा ही मात्रक और भी मालिक है। तो किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण जो है एक सदिश राशि होता है और चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षा यानी तृतीय कक्षा
में लौटता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहा जाता है। यह श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। चुंबकीय विभव का परिभाषा दे तो किसी बिंदु पर चुंबक की इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होता है तो उस बिंदु पर चुंबकीय विभव कहते हैं, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय विभव कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं ऐसे मात्रक लिखिए तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रेरण तथा अल्पांश क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? याद रखना, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता का उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिससे उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदला जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखें तो याद रखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होती है? बराबर होती है। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अधिक आवेश मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। धारिता का ऐसे ही मात्रक फैराडे होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यदि अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें बड़े क्षेत्रफल पर फैलेगा जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसके कारण अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण कम क्षेत्रफल पर फैले और चमकीला दिखाई दे। उन दो कारकों को लिखे जिस पर ताप युग में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, पहला कारक है जंक्शन के तापकरण पर करता है और दूसरा जिस धातु का जंक्शन बना होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होने लगती है। चूँकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल से कम होता है तथा नीले रंग का प्रकीर्णन लाल से अधिक होता है, यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो याद रखिएगा, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश परमाणु के एक छोटे भाग में केंद्रित रहता है जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। दूसरा मॉडल में बात बताया गया है कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है। और तीसरा बात यह है कि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर नाभिक के चारों ओर चक्कर काटती है। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। पोलेराइड का उपयोग लिखें तो पहला उपयोग है इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग रेलगाड़ी की खिड़कियों में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग कार और बस के हेडलाइट में किया जाता है। नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखें तो नैज अर्धचालक याद रखिएगा, शुद्ध अर्धचालक को ही हम लोग नैज अर्धचालक कहते हैं। और अपद्रव्य अर्धचालक क्या है? तो जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इसकी चालकता बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। इसे ही अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है? तो वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेश की मात्रा प्रदान करता है जितना उस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के द्वारा आवेश की मात्रा को प्रदान किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहलाता है। विभव मापी एवं वोल्ट मीटर दोनों का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। एक ही काम के लिए इस प्रकार के दो यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वोल्ट मीटर के इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय
उसके धारा में कुछ कमी आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि वोल्टमीटर वास्तविक से कुछ कम विभवांतर मापता है और विभव मापी मुख्य परिपथ में से कोई धारा नहीं लेता और आदर्श स्थिति में विभवांतर को मापता है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों? तो वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। सूर्य की किरणों में यौगिक कणों तथा धूल कण होते हैं। सूर्य की किरणें यौगिक कण तथा धूल कणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देते हैं, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर लिखे। तो यहाँ पे अंतर है, एक साइड प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी ओर डिस्ट धारा। बीच में आप एक रेखा खींच लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। इधर देखिए, डिस्ट धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन वितरण सस्ता होता है, डिस्ट धारा का उत्पादन वितरण महंगा होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मशीन मजबूत होता है, डिस्ट धारा का मशीन कमजोर होता है। पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर करें। तो पी प्रकार में याद रखिएगा, इसमें नैज अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है। एन टाइप का अर्धचालक कैसे बनेगा? तो नैज अर्धचालक के साथ पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, तो एन टाइप का अर्धचालक बनता है। पी टाइप में याद रखिएगा, इसमें बहुसंख्यक वाहक छिद्र होता है, आवेश वाहक छिद्र होगा। इसमें बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप में याद रखिएगा, इसमें अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें अल्पसंख्यक वाहक छिद्र अर्थात होल्स होते हैं। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर करें। तो नाभिकीय संलयन के बारे में याद रखिएगा, दो हल्के नाभिक को जोड़कर के एक बड़े नाभिक बनाने की क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। यदि दो हल्के नाभिक को जोड़कर बड़े नाभिक बनाया जाता है तो इस क्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यदि यहाँ पे देखो, नाभिकीय विखंडन का डिफिनीशन यहाँ पे है, एक बड़े नाभिक को हल्के नाभिक में टूटने की क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। यही कारण है कि नीले रंग ऊपर ही फैल जाता है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है जी? लाल दिखाई देता है। लेंज के नियम को लिखे। तो जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है, तो इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण का ही विरोध करता है। इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की अंगुलियां इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा तीनों एक दूसरे पर लंब हो, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। इसे ही फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं हम लोग। एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखे। तो याद रखिएगा, पहला गुण, एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। दूसरा, एक्स किरण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तीसरा गुण याद रखिएगा, एक्स किरण निर्वात में सरल रेखा में गमन करता है। लेजर प्रकाश के गुण और उपयोग लिखे। तो लेजर प्रकाश के गुण, पहला है कि लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है। दूसरा, यह अति कला संबद्ध होता है। तीसरा, यह अति दिशात्मक होता है। इसका उपयोग क्या है जी? तो हीरे में छोटे छिद्र करने में, और दूसरा है चिकित्सक विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियों को लिखे। तो याद रखिएगा, यह साधारण परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। दूसरा, यह परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों के वितरण तथा उसकी कोई सूचना नहीं दे सका, दूसरी कमी हो गई। और तीसरी कमी है, यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को नहीं समझा सका। अर्धचालक क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल होता है, अर्धचालक कहलाता है। शंट क्या है? इसके दो उपयोग लिखे। तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग शंट कहते हैं। उपयोग इसका, गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए, और दूसरा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है, क्रांतिक कोण कहलाता है। विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें। तो आवेश संरक्षित रहता है। दूसरा, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तीसरा, समान आवेश में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। विद्युत आवेश के मौलिक गुण हो गए। और एंड गेट का बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी लिखें। तो यहाँ पे आपका
और गेट है और एंड गेट है, और गेट एंड गेट, और गेट एंड गेट। तो और गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है y बराबर आपका a प्लस बी, और एंड गेट का बुलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर वाई। अब सत्यता सारणी इधर हम और गेट का बनाते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग इनपुट में a और b लेते हैं, आउटपुट हम लोगों का y हो गया 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो और गेट में क्या कहा जाता है, तो और गेट में आपका प्लस होता है 0 0 0 0 1 1 1 0 1, और यहाँ पे 1 1 1 ही रहेगा। ये आपका और गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। इधर एंड गेट का बुलियन व्यंजक बनाते हैं, इनपुट a और क्या लेते हैं b, आउटपुट निकलेगा हम लोगों का y। अब देखो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो 0 में 0 से गुना कराओगे 0, 0 में 1 से गुना कराओगे 0, 1 में 0 से गुना कराओगे 0, 1 में 1 से गुना कराओगे 1। तो ये बुलियन सत्यता सारणी हो गया एंड गेट का। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित कराकर प्रकाश ऊर्जा के द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अगला सवाल आपके लिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखें। तो पहला गुण याद रखिएगा, यह चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। दूसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तीव्रता ऋणात्मक होती है। ये दो गुण हो गए। एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हैं, याद रखिएगा समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युतीय तरंग को हम लोग एनालॉग संकेत कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। डोपिंग क्या है, तो किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, तो जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी रहती है उस परिपथ के प्रतिरोध को ही हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखे। याद रखिएगा, पहला गुण कि ये चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। दूसरा, इसमें चुंबकशीलता का मान कम धनात्मक होता है। फैक्स क्या है, तो इसका पूरा नाम जो होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी है। इसका उपयोग किसी दस्तावेज को दूरस्थ स्थान तक इंटरनेट की सहायता से भेजने में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोड परतदार, ये आपका परतदार क्यों होता है, तो भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार बनाया जाता है। भंवर धारा के कारण होने वाली ऊर्जा हानि अनावश्यक ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, जो ट्रांसफार्मर के फेरों के लिए हानिकारक है। व्यक्तिकरण और विवर्तन में अंतर लिखे। व्यक्तिकरण और विवर्तन में अंतर लिखे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को बाद में समझिएगा। यहाँ पे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाती है तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। परावैद्युत शक्ति क्या है, तो किसी परावैद्युत की शक्ति वह महत्तम क्षेत्र है जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत विघटन नहीं होता है, परावैद्युत शक्ति कहलाता है। डिजिटल संकेत या आंकिक संकेत से आप क्या समझते हैं, तो डाटा तथा सूचना को किसी आंकिक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें केवल द्विआधारी संख्या 0 तथा 1 होते हैं, जहां 0 वोल्टेज को तथा 1 कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। इसी को हम लोग डिजिटल संकेत या आंकिक संकेत कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर जो बल लगता है उस बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0। विद्युत क्षेत्र का संकेत E हो गया F/Q0। नैंड गेट और नॉर गेट का बुलियन व्यंजक लिखें। बुलियन व्यंजक लिखें। यहाँ पे आप बुलियन व्यंजक प्लस सत्यता सारणी लिखना है। तो नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर a इंटू बी बार, और नॉर गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है y बराबर a प्लस बी के ऊपर बार। यहाँ पे देख लीजिए। अब यदि सत्यता सारणी रेडी करना हो तो यहाँ पे a b हम लोग इनपुट ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग आउटपुट y लेंगे। क्लियर है। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो यहाँ पे a हम लिख रहे हैं नैंड गेट का, ए हम लोग नैंड गेट का लिख रहे हैं। नैंड गेट में क्या है A.B, यानी 0 0 0 गुना कराइएगा तो उल्टा क्या हो जाएगा 1, A0 फिर उल्टा कराइएगा तो 1, A0 उल्टा कराइएगा तो 1 और 1 होगा उल्टा कराइएगा तो 0। तो ए नैंड गेट का सत्यता सारणी हो गया। यहाँ पे हम रेडी करते हैं वैसे ही A B और Y।
0 0 1 1 0 1 0 1। अब आगे आप क्या करिएगा, नॉर गेट, ए नॉर गेट का लिखे हैं, किसका लिखे हैं, नॉर गेट का। a प्लस बी यानी 0 0 0 और ए 1 हो जाएगा उल्टा, 0 1 1 होगा और उल्टा 0 हो जाएगा, फिर 1 0 0 1 0 1 और उल्टा 0 और 1 1 1 उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0। ये आपका सत्यता सारणी हो गया किसका, तो नॉर गेट का। और ये नैंड गेट का है। नैंड गेट में याद रखिएगा आउटपुट जो निकल के आएगा 1 1 0 आएगा, इसमें 1 0 0 0 आएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपेक्षिक परावैद्युत तथा परावैद्युतांक क्या है, तो किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेश के मध्य विद्युत बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है कि आयाम मॉडुलन क्या है, तो यदि वाहक तरंगों का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंगे के आयाम के अनुसार बदलती है तो उसे हम लोग आयाम मॉडुलन कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जन डायोड अर्थात एलईडी से आप क्या समझते हैं, तो एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसमें अग्र अभिनति करने पर लगातार विकिरण को उत्सर्जित करता है उसे हम लोग एलईडी कहते हैं। आवृत्ति मॉडुलन क्या है, तो यदि वाहक तरंगों का आवृत्ति निम्न आवृत्ति वाले तरंग, यहाँ पे तरंग होगा, तरंग के आवृत्ति के अनुसार बदलती है तो उसे आवृत्ति मॉडुलन कहते हैं। सौर सेल को समझाए तो वह पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल कहलाता है। इन सेलों को बड़े पैमाने पर उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश हेतु किया जाता है। जेनर डायोड क्या है, तो एक विशेष प्रकार से डोपित पीएन संधि डायोड को भांजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है तो उसे हम लोग जेनर डायोड कहते हैं। आवेश के आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका ऐसे ही मात्रक लिखे, तो किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के मात्रा को उस पिंड का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक कूलॉम प्रति मीटर क्यूब होता है। आवेश के पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे, तो किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मात्रा को उस पिंड का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फोटोन के गुणों को लिखे, तो फोटोन उदासीन होता है पहला गुण, फोटोन प्रकाश के वेग से गमन करता है दूसरा गुण, तीसरा फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुणों को लिखे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग पहला गुण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा गुण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। ये गुण हो गया। WWW क्या है, तो WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है, उसी नाम से उसे वेब पर सर्च किया जाता है। पेल्टियर यह है। पेल्टियर प्रभाव क्या है, तो यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पर या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। इसे ही हम लोग पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। पेल्टियर प्रभाव। मॉडुलन क्या है, इसका प्रकार लिखे, तो निम्न आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों पर आरोपित करने की क्रिया मॉडुलन कहलाता है। मॉडुलन तीन प्रकार के होते हैं, पहला आयाम मॉडुलन, दूसरा आवृत्ति मॉडुलन, तीसरा कला मॉडुलन। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, तो खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः लाल रंग को दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल होता है। खतरे का संकेत क्या होता है जी, लाल होता है। क्लियर है। अगला सवाल आपके लिए है कि सीबेक प्रभाव क्या है, तो किसी ताप युग्म के दोनों संधियों के बीच तपांतर के कारण उत्पन्न विद्युत को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। गामा कण के गुण को लिखे, तो पहला गुण है कि ये आवेश रहित होते हैं, दूसरा इसका भेदन क्षमता बहुत अधिक होता है, तीसरा ये हमेशा निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है। समविभव तल को परिभाषित करें, तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश के वितरण के कारण विद्युत विभव समान होता है समविभव तल कहलाती है। रचनात्मक व्यक्तीकरण क्या है, तो पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश समान कला में आरोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम पाया जाता है। ऐसी व्यक्तीकरण को ही हम लोग रचनात्मक व्यक्तीकरण कहते हैं। विनाशी व्यक्तीकरण क्या है, तो पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश विपरीत कला में आरोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम पाया जाता है। ऐसे व्यक्तीकरण को हम लोग विनाशी व्यक्तीकरण कहते हैं। टीबी
टीवी। संकेत के प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं दो बिंदुओं को लिखें। तो पहला है टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, दूसरा है ग्राही एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर। अगला सवाल है कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखें। तो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। उपयोग, यही कारण है कि बिजली गिरने के समय अपने कार या बस में बैठे रहना किसी मैदान में खड़े रहने से ज़्यादा सुरक्षित होता है। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो ढेर सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होते हैं, और इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखें। क्या लिखें? अंतर। तो एक और प्राथमिक इंद्रधनुष लिख लीजिएगा, दूसरी ओर द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में याद रखिएगा इसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, द्वितीयक में इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका बाहरी किनारा लाल होता है और द्वितीयक में इसका बाहरी किनारा बैंगनी होता है। प्राथमिक में इसका भीतरी किनारा बैंगनी होता है और द्वितीयक में इसका भीतरी किनारा लाल होता है। और ये आपका अंतर हो गया। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 100+ वीवीआई वायरल प्रश्नों को हम लोग देखें। वीवीआई वायरल प्रश्न है ये। इस प्रश्न को आप देखकर जरूर जाएं। एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको रिपीट मोड में देख लें ताकि आपका बेहतर एग्ज़ाम जाए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी परीक्षा मंगलमय हो। धन्यवाद।